थोड़ा सा 2D में देखो, 2D में एक लाइन के लिए हमें क्या चाहिए? 2D में एक लाइन के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, तो कोई बता सकता है? व्हाट आर द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट चाहिए, सीधी सी बात है ना, 2 पॉइंट चाहिए ना। 2D में अगर 2 पॉइंट दे दिया गया, जैसे कि x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, तो इस पे हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट पकड़ लेते हैं, मूविंग पॉइंट पकड़ लेते हैं x, y, है कि नहीं? पकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c, है ना? तो मतलब 2 पॉइंट तो चाहिए, उसके साथ में ये है कि हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए, है ना? मुद्दा ये क्या चाहिए? स्लोप एंड ए पॉइंट ना। क्यों? थोड़ा माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो स्लोप और एक पॉइंट चाहिए, क्यों? ताकि हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकें, है ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? अगर m स्लोप है और x1 y1 एक पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या आ जाता है बताइए तो? y माइनस y1 इक्वल टू m into x minus m इंटू x1। एक्स माइनस x1, और ये m जो है वो m कोई भी दो, मतलब m जो है वो कैसे आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से आ जाएगा, यही आ जाएगा, है कि नहीं? यह ऑलरेडी मालूम होता है। और ऐसे भी आप ऐसा कर सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है, तो स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप होगा वो AC के स्लोप के बराबर होगा, है कि नहीं? क्लियर है क्या? जी भैया। तो स्लोप ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही होता है स्लोप। और AC का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है क्या? है क्या? हाँ। मतलब ये था एक्चुअली, ठीक है। मतलब तो मुद्दा ये था कि आपको एक 2D में दो लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट दे दे, और दो पॉइंट इसलिए चाहिए था ताकि हम स्लोप निकाल सके। और एक पॉइंट तो चाहिए ही हमें, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा था, थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ऐसा इसलिए हो रहा था, मान लीजिए कि खाली एक पॉइंट दे दिया। आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ भैया। हेलो सानिया, समझ में आ रही है? यस सर। ओके। अगर एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए कि x1 y1, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, मालूम है? तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन। ये हो गया, ये हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि बहुत सारा लाइंस जो है ड्रॉ किया जा सकता है। बट हमें एक अगर पर्टिकुलर लाइन चाहिए, हमें चाहिए कि यार यही वाला लाइन चाहिए मुझे, यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता है, बट मुझे चाहिए कि यही वाला लाइन चाहिए, ठीक है? तो एक पॉइंट से तो कौन है, एक पॉइंट से अगर यही वाला फिक्स लाइन चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका इंक्लिनेशन फिक्स कर दिया। ये इंक्लिनेशन थीटा जो है वो फिक्स कर दिया, मतलब स्लोप हमें मिल गया। तो अगर स्लोप हमें मिल गया, तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? tan थीटा, है ना? ठीक है, तो हमने इस लाइन को फिक्स कर दिया, हमने बोल दिया कि इसमें इनफाइनाइट लाइन जो जा रहा है उसमें से वो वाला लाइन जिसका स्लोप समथिंग हो, तो मेरा लाइन फिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है ना? उसी तरह से 3D में हमें क्या चाहिए होगा, सोचिए तो, इस स्लोप के जगह पे, यहाँ पे तो स्लोप जो है फिक्स कर दे रहा है, थोड़ा सा सोचिए ना, ऐसा क्या चाहिए होगा कि 3D में एक पॉइंट दे दे हमें, और एक क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन खींचने के लिए। थोड़ा कुछ आइडिया, एक छोटी भी आइडिया, छोटी सी भी आइडिया, जिससे हमारा फिक्स हो जाए। आप समझ रहे हैं? मतलब 3D में इनफाइनाइट लाइन जा रही है, वेक्टर में इनफाइनाइट लाइन जा रही है, उसमें उसमें एक सिंगल पॉइंट है ना, एक सिंगल पॉइंट, मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट है, तो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है।
इसमें बताइए कि, हाँ बोलिए। डायरेक्शन कोसाइन होगा क्या? डायरेक्शन कोसाइन नहीं, बहुत नजदीक हो आप। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिट वेक्टर होता है ना, किसी लाइन का। डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का यूनिट वेक्टर है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक ही बोला आपने, है ना। मतलब ठीक नहीं बोला बट ठीक है, मतलब ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, भावनाओं को। मतलब अगर मुझे ये जैसे इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन मिल जाए, मतलब इसके अलोंग वेक्टर मिल जाए, है ना, तो मैं बोल दूंगा लाइन, लाइन की इक्वेशन बोल दूंगा, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। ठीक है, मतलब मुद्दा ये है कि हमें एक तो पॉइंट दे दो, हमें एक तो पॉइंट दे दो, और दूसरा हमें उसके अलोंग वेक्टर दे दो, है कि नहीं? तभी तो मैं फिक्स कर दूंगा, है ना, कि यार यही ये लाइन है कि नहीं? तो हमें अगर लाइन की इक्वेशन खींचनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अब 3D में जब पढ़ाऊंगा तो पहले ही बोल दूंगा कि ये हो चुका है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक पॉइंट चाहिए और मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसके अलोंग इक्वेशन है, लाइन है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लीजिए कि लाइन है जो ए बी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट दी गई हमें 2 पॉइंट दी गई है, एक है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सॉरी तो हमें इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके अलोंग में वेक्टर निकाल लूंगा। इसके अलोंग में वेक्टर कैसे निकल जाएगा? वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है क्या? पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अरे समझ में आ रही है, बहुत फील दिलाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस की बात नहीं है। ठीक है, हाँ भैया आ रहा है ना। तो मैंने इस लाइन के अलोंग में वेक्टर निकाल लिया, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये सबसे आसान टॉपिक है, इसको भी टफ बना के आप पढ़ोगे तो मुश्किल है फिर समझना, मतलब स्कोर करना। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आ गया ये। अच्छा, इस पे एक पॉइंट, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया जिसे बोल दिया आर। ठीक है, अच्छा, तो वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहां से लिया मान लीजिए कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दोनों तो कोप्लानर है, कोप्लानर नहीं है यार, एक ही लाइन पे लाई करता है, कोलिनियर जी भैया। है ना, कोलिनियर है। तो मैं यहां से आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं बोलिए? ठीक है, तो हाँ आर भैया। हाँ वेक्टर भैया। इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहाँ से ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से समझिए बात कि हमें यहाँ से मिला, हमें जो हमने यहाँ पे रखते हैं पॉइंट, और यहाँ पे क्या करते हैं लैम्डा टाइम्स करके वेक्टर लिख देते हैं ना उसके अलोंग, क्योंकि उसके अलोंग तो बहुत सारा वेक्टर होगा। तो हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए हमें? हमें एक तो मतलब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और एक तो वेक्टर चाहिए, है ना। क्लियर है बात? ये लाइन की इक्वेशन हो जाती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, हाँ भैया। बाकी बात, जी भैया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोगों को नींद खुल जाती इतनी से? हाँ भैया। भैया पहला बार मेरा 4 बजे खुलता है, उसके बाद आधा घंटा करते करते फिर 5 बजे, उसके बाद उठना होता है। याद है मेरे को, सृजन वाला आदत है ये। ठीक है, भैया खुद उठना हो तो 6 बजे खुलता है, पिताजी आ गए तो जब बोले तब खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो रात में सो नहीं, सृजन वाला मेरा ऐसा था, मतलब मैं आपको बताता हूँ, वो फीलिंग मेरे को अभी भी याद है। ठीक है, ऐसा होता था कि मैं अलार्म लगा के रखता था 5 बजे का, ठीक है, 5 बजे का, और समहाउ अगर मैं 3 बजे उठ गया
तो मेरी जो खुशी होती थी, मतलब समाव 3 बजे उठा, मतलब 3 बजे नींद खुल गई और फिर अलार्म देखता अभी 3 ही बजा है, मतलब तब ऑलरेडी मैं नहीं मालूम होता था, उठा तो लगता था यार हो गया, टाइम हो गया, जाना है। बट आप समझिए उस बात को, है ना, मैं जो बोल रहा कि अगर 5 बजे खुलना था नींद, 3 बजे खुल गया, तब जो फीलिंग होती है यार 2 घंटा और है सोना अभी, तब जन्नत। आप लोगों ने कभी फील नहीं किया ऐसा? भैया फील तो बहुत हुआ। आज ही किया भैया। है एक ना? अभी टाइम पे 7:30 से आपने बोला ना 8 बजे तक। हाँ, तो अच्छा, आधा घंटा मिल गया। आधा घंटा, सही है, सही है। एक टाइम में पापा ऐसा लाइफ बना हाँ, दिए थे, 3 बजे उठाते थे, 3 से 6 पढ़ा के 1 घंटा ब्रेक, फिर 10 तक पढ़ाते थे, फिर स्कूल भागो जैन में, 4 बजे आओ तो 1 घंटा रेस्ट दे के वापस रात को 12 बजे तक लेके जाते थे सही है, सही है। क्लास 8 में। नहीं ये तो भी हमारा एक बार मतलब नंबर 46 आ गया था मैथ्स में उसके लिए। कहाँ कमी रह गई मेरे परवरिश में, इतना कम मार्क्स लेके आया। सही है, सही है। कॉलेज लेकिन अब लाइफ उस में गया मार्क्स का तब कोई लेना देना अच्छे से। नहीं है। हाँ, लेना देना तो है, ऐसा मत बोलिए, लेना देना नहीं है। वो आपके अंदर में एक स्किल डेवलप करता है, एक मेहनत करने का ये डेवलप करता है कि तब आप, ताकि आप लाइफ में कभी मेहनत कर सकें। समझ रहे हैं? मैं जैसे टॉपर था, तो वो मेरे अंदर में थी, पढ़ने की आदत थी। अभी भी अगर मैं कुछ उठाऊं पढ़ने के लिए तो मैं रगड़ के फोड़ दूंगा, ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरे पास ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि मैं बैठ के आराम से पढ़ सकूं, अदरवाइज वो मेरे अंदर में ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है, कि मैंने कभी किसी टाइम में बहुत मेहनत किया था। समझ में आ रही बात? कभी किसी टाइम में बहुत मेहनत किया था, रात को जो है 2-3 घंटा ही सो के पढ़ाई किया है, ठीक है। मैथ्स के एग्जाम के दिन मुझे याद है, मैंने सारा रात ही जो है पढ़ाई किया, सारा रात सोया ही नहीं, ठीक है, इस तरह से था। तो वो आदत मेरे अंदर में है, ठीक है, तो वो मैं अभी यूटिलाइज कर सकता हूँ। वो आपके स्किल डेवलप होगा। आप ऐसे हर चीज को इग्नोर मत कीजिए कि इससे नहीं होगा, उस इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ठीक है। उससे क्या होता है नहीं होता है कुछ नहीं मतलब है, बट वो एक स्किल डेवलप करती है, वो एक आदत डेवलप करती है, जो कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? हाँ हर भाई। चीज को आप लॉजिकली लेंगे ना, यार इसका क्या मतलब है, ये क्यों करें, ऐसा क्यों करेंगे, तो कोई मीनिंग नहीं है ना। फिर तो सेव करती है आपको, जो सेव करती है ना वो। मुझे पक्का भरोसा है, मैं अभी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ूंगा अगर, तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है? फोड़ दूंगा, फोड़ूंगा मैं, ठीक है। थोड़े जिम्मेदारियां कम होती है मेरे ऊपर से, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। खैर ये देखिए 1,2,3 एंड 4,6,8 है ना ये। वो जरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सेम पहले तो हम निकाल लेंगे वेक्टर, है ना। वेक्टर कैसे निकाल लेंगे? 4,6,8, उसमें से माइनस कर देंगे 1,2,3। तो ये कितना आ गया? ये यहाँ से आ गया 3,4,5, है कि नहीं? क्लियर है कि? हाँ भाई। जी भैया। तो हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,2,3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3,4,5। एक तो ये भी आ गया, एक तो ये वेक्टर आ गया, एक तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये भी लिखा जा सकता है r इक्वल टू 4,6,8 प्लस लैम्डा टाइम्स 3,4,5। दोनों एक ही है ना? समझना रही बात? दोनों एक ही लाइन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। तो एक तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और एक तो कैसे पूछा जा सकता है कि लाइन पासिंग थ्रू 1,2,3 and parallel to 2i plus 3j
+4k। यार आज जो है फ्रीडम है। लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस। बोला इसमें का नौटंकी है। आर इक्वल 1, भैया 2 1 2 3 प्लस लैम्डा 2 3 और 4। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। मैं पॉइंट को ऐसे लिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं 1, 2, 3 लिख रहा है, इसका मतलब i + 2j + 3k चलेगा। चलेगा है ना, जी चलेगा भैया। चलेगा। चलिए अब छोटी छोटी थोड़ी अब इम्पोर्टेंट बातें करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये तो लल्लू लल्लू चीजें हो गया। अब इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है। हेलो सलोनी। हेलो सर। हेलो सलोनी, कैसी हो सलोनी? बढ़िया। ओके ठीक है। अब देखिए लाइन कितनी तरह की होती है दुनिया में। एक लाइन हो सकती है क्या, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन। और क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एंड तीसरी होती है स्क्यू लाइन। अब मैं जो बातें बोल रहा वो 3D में भी सेम चलेगी, और इसका बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहिए। देखिए पैरेलल लाइन है ना, आपने क्या अभी मैंने आपको क्या दिखाया, लाइन का इक्वेशन आपको कैसा दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, R = लैम्डा टाइम्स मान लो दो पैरेलल लाइन जो है ना, आप समझ रहे हैं, पैरेलल लाइन आप समझते हैं ना, पैरेलल लाइन। ठीक है, जी क्या होता भैया। है, तो पैरेलल लाइन जो होगा है ना, अच्छा पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग स्क्यू लाइन बता देता हूँ क्या होता है। तो पैरेलल लाइन आपका सॉरी पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगा वो दोनों ही जो है वो कोप्लानर होगा। कोप्लानर होगा मतलब एक ही प्लेन पे लाई करेगा, है कि नहीं। और स्क्यू लाइन जो होता है ना वो नॉन कोप्लानर होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है स्क्यू लाइन, कैसा होता है। ठीक है, मैं बताने का ट्राई कर रहा। ठीक है, मान लीजिए कि क्यूब है यार। कल तो मेरा दूसरा बैच रहता है 11 का, कल तो नहीं हो पाया। कल तो वही जो टाइमिंग है उसी में होगा। कल क्या टाइमिंग है, 2 से 5 है ना। हाँ भैया। ये मान लो कि 3D है, मतलब स्क्यू लाइन होता है ना, अब नहीं समझेंगे यहाँ से। स्क्यू लाइन होता है वो दो डिफरेंट प्लेन में होता है, मतलब कि वो ना तो पैरेलल होता है और ना ही इंटरसेक्टिंग होता है, दो डिफरेंट प्लेन में होता है। आप समझिए बात को, मतलब कैसे बताऊं। अच्छा ये मान लीजिए कि टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन सुना है, थोड़ा सा 3D में देखिए। थोड़ा दिख रहा है 3D फिगर जैसा टेट्राहेड्रॉन, बोल दिए ए ओ ए बी सी, दिख रहा है क्या। थोड़ा देखिए टेट्राहेड्रॉन जैसा ये कीजिए 3D में, थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, समझ में आ रही बात। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों स्क्यू लाइन है, ये जो है और ये जो है, मतलब ये इसके ऊपर से जा रहा है। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि आप 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रुकिए। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन। हाँ भैया। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात पे क्यों इतना मतलब कि ये कर रहा, चीजें फटाफट नहीं बोल दे रहा, क्योंकि फील नहीं आएगी ना अंदर में, तो वो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। और फील आ गई ना अंदर में कि हाँ ये चल रहा है, तो समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा यार समझ में तो सब आ गया, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं
कर पाओगे आप। ठीक है, कोई भी अच्छा फिगर नहीं है भैया पिरामिड। कोई भी ले लीजिए। ठीक है, ये तो सबसे बेकार है। हाँ ये नहीं, हाँ ये इसमें देख लीजिए, ये तो मैंने ही बनाया है ना, 3D में नहीं है यार, 3D में टेट्राहेड्रॉन 3D कोऑर्डिनेट के साथ देखो, बार बार आएगा टेट्राहेड्रॉन, इसलिए बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स, हाँ अरे छोड़ो जाने दो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। तो आप एक चीज देखिए कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। कहाँ गया भाई, ये वाला देखिए, आप देख रहे हैं ये जो DB है, ठीक है, हेलो, DB जो जी है, भैया। क्या आप देख पा रहे हैं, DB जो है वो आपका एक प्लेन में है, ठीक है ना, और ये जो AC है ये दूसरा प्लेन में, ठीक है, दूसरा प्लेन में है ना, आप समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है कि ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, ना तो इंटरसेक्टिंग, आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, या फिर ऐसा देख लो, ये जो AD वाला लाइन है, ये जो AD वाला लाइन है, ये जो AD वाला लाइन है, और ये जो CB वाला लाइन है, ये दोनों ही ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग है क्या, किसी भी एंगल से ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है? नहीं है भी। नहीं है ना। नहीं भैया। तो ये किसी भी, ये इंटरसेक्टिंग तो है नहीं और पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, दोनों इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर देखो एक प्लेन में है, तो एक प्लेन में है तो क्या होगा, या तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी ना, या फिर पैरेलल होगी, है ना। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। अगर मान लीजिए कि लाइन के बीच में थ्रू आउट डिस्टेंस अगर सेम है तो वो दोनों पैरेलल होगी, और या फिर थ्रू आउट डिस्टेंस सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेगी ही, है कि नहीं, समझ में आया बात। ठीक है, जी भैया। अब ये ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, सॉरी, ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है। इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है दोनों डिफरेंट प्लेन में होगा, है ना, तो इसे स्क्यू लाइन बोलते हैं। समझ में आया या नहीं समझ? हाँ भैया। स्क्यू लाइन जो होता है वो नॉन कोप्लानर होता है, नॉन कोप्लानर, है ना। अब देखिए, अब देखिए, पैरेलल लाइन अगर दो लाइन आपको दी रहेगी, मान लीजिए इस तरह से दी रहेगी दो लाइन, तो मान लीजिए ये है A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स P वेक्टर, ठीक है, और R है दूसरा एक B वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स Q वेक्टर, या Q वेक्टर मत लीजिए, म्यू टाइम्स P वेक्टर। तो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ही दी रहेगी, मतलब पैरेलल लाइन अगर है तो वेक्टर तो दोनों का सेम ही होगा, मतलब वेक्टर तो सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन खींचा, हमने ये जो लाइन खींचा है, ये लाइन, ये लाइन, तो ये आपको इस ये वाली क्वांटिटी देख के ही समझ में आ जाएगी कि ये पैरेलल है कि नहीं, बोलिए। अगर ऐसा ये लाइन दिया हुआ है, R इक्वल टू दिया हुआ 1,2,3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3,4,5, और दूसरा एक लाइन है R इक्वल टू 4,6,8 प्लस म्यू टाइम्स 6,8,10, ऐसा है। तो ये दोनों लाइन आपको देख के ही समझ में आ जाएगी पैरेलल है। क्यों है, क्यों पैरेलल है, यहाँ पे 3,4,5 है, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बन जाएगा, 4,6,8 प्लस म्यू टाइम्स 3,4,5, है कि नहीं, बोलिए तो। समझ में आ रही है बात जी की नहीं? भैया। तो हाँ जब भी भैया। दिया। जब भी दो लाइन दी रहेगी, जब भी दो लाइन दी रहेगी, दिया हुआ रहेगा, तो आपको पहले ही देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है, देख के ही समझ में आ जाएगा पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल में भी दो बातें होती है, पैरेलल में भी
ये भी पैरेलल है ना, और ये ये भी पैरेलल है ना। ये जैसे है लाइन, तो ये तो कोइंसिडेंटल लाइन था, दोनों सेम ही लाइन था। तो अगर ये आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकता है ना। मान लीजिए आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, है ना। मान लो आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो आपने लाइन को देखा और आपने डायरेक्ट बोल दिया नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो क्या सॉल्यूशन, है ना। बट अगर कोइंसिडेंटल लाइन हो गया तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ही लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि दोनों लाइन एक ही है कि नहीं। अब वो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो, कोई आइडिया? क्या आप मेरा मुद्दा समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा? भैया अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू सेम हो गया, हट, लैम्डा म्यू का वैल्यू सेम क्यों होगा? लैम्डा और म्यू तो यार बस वेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर के लिए दे रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट मतलब लैम्डा म्यू का डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। ये वो बता रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देता है। अच्छा समझिए, ये समझाना रह गया ना कि आर इक्वल टू अगर ए प्लस लैम्डा पी है, इसका ये लैम्डा जो है ये माला लाइन है, ये मान लो कि लाइन है, ठीक है। अब इसमें लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इस लाइन पे पूरा पॉइंट आ जाता है सारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ जाएंगे इस लाइन पे। बात समझ में आ रही है? लैम्डा का क्या काम है? जी लैम्डा का भैया। क्या काम है? लैम्डा का काम ये है कि लैम्डा जो है, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, ये लैम्डा का काम है। बस इतना सा काम है लैम्डा का, ठीक है। और म्यू का बस इतना सा काम है। तो आप समझिए थोड़ा सा कि अगर ऐसा हुआ कि ये अगर पैरेलल है और मुझे चेक करना है कि ये कोइंसिडेंट कर रहा है कि नहीं, तो मैं ये चेक करूंगा कि दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है कि नहीं। बताइए, अगर एक पैरेलल लाइन है, अगर एक लाइन है और दोनों में अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है बहुत घुमा फिरा रहा ना। ओके, अभी तक समझ में आया क्या कि हमने इसको देखा और हमको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल है, ये समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है। अब हम ये कैसे समझे कि दोनों कोइंसिडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोइंसिडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कैसे करें? अच्छा, बहुत अच्छा होता कि हम पहले इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर लेते हैं ना। रुकिए, इसको रहने दीजिए, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं? तो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, उसके लिए ऐसा करें आप कि आपको अगर दो लाइन दी गई है, ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो सीधी सी बात है कि ये डिफरेंट रहेगा, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये तो डिफरेंट होना पड़ेगा वेक्टर, अदरवाइज ये तो लगेगा कि यार पैरेलल है। सेम हो गया तो पैरेलल है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग होगा तो डिफरेंट है। अब मैं क्या करूंगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए बात। अच्छा, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखा आर वेक्टर को, इसको ऐसे लिखा जैसे a1 a2 a3 प्लस लैम्डा टाइम्स p1 p2 p3, ठीक है ना। और यहां से ऐसा लिखा जा सकता है b1 b2 b3, और यहां से ऐसा लिख सकता है q1 q2 q3, ये है, ठीक है। अब दोनों अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भूल जाइए अभी के लिए, थोड़ा सा अभी के लिए आपको कितना याद रखना है, कोइंसिडेंट लाइन भूल जाइए, बाद में इसको देखते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या कि दोनों का वेक्टर सेम होगा तो हमको ऐसे ही दिख जाएगा पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। बाद की प्रक्रिया हम बाद में करेंगे। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा? आप लोग सब कम्बल में ओढ़ के सब सोए हुए है ना। सलीम का तो मेरे को पूरा पूरा समझ में आ रहा है, कंबल से बाहर। ठीक है, ओके। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है लाइन? लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखिए, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो इस पे जो पॉइंट है, इस पे अगर कोई पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट ये है,
और इस पे जो पॉइंट है वो दोनों सेम होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए सेम होना पड़ेगा। लैम्डा सॉरी लैम्डा और म्यू के कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए दोनों पॉइंट को सेम होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? हाँ समझ रहे भैया। हैं बात, है ना? तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने यहां से मान लिया, मैंने यहां से एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। आपको तो मालूम है ना कि इस लाइन पे लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। उसमें से मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया यहां से, वो ले लिया 1 प्लस लैम्डा P1, सॉरी A1 प्लस लैम्डा P1, A2 प्लस लैम्डा P2 और A3 प्लस लैम्डा P3। ओहो, लैम्डा P3 है कि नहीं? ये है A3 प्लस लैम्डा P3, ये हो गया। और ये इस लाइन पे ले लिया मैंने ये, और इस लाइन पे भी ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने बोल दिया, मैं बोल ही सकता हूं, वो तो म्यू के वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसको मैंने बोल दिया म्यू Q1 कॉमा सॉरी B1 टू म्यू Q2 B3 म्यू Q3, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट है। अरे बोलिए आप लोग, भाग थक गया मैं। दोनों तो एक ही पॉइंट है, हाँ भैया। दोनों एक ही पॉइंट है तो दोनों इक्वल होगा। तो B1 प्लस म्यू Q1 इक्वल टू लिख देंगे A1 प्लस लैम्डा P1, और यहाँ से B2 प्लस म्यू Q2 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस लैम्डा P2। फिर यहाँ से हो जाएगा B3 प्लस म्यू Q3 इक्वल टू A3 प्लस लैम्डा P3। ये होगा, तीन इक्वेशन आ गया, तीन इक्वेशन आ गया। अब देखिए, तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो पहला और दूसरा को सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा को सॉल्व किया, सॉल्व कर सकते हैं ना, लैम्डा पी म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि लैम्डा और म्यू ही जो है वेरिएबल है, बाकी तो पॉइंट्स हैं, वो तो वैल्यू होंगे, वो तो दिया रहेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी ना। मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो निकलेगी उसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और जब मैं इसमें अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो अगर LHS RHS हो गया, मतलब वो से सेटिस्फाई कर गया, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और दोनों तरफ सेटिस्फाई कर गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन था। और अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हुआ तो कौन सा लाइन हो सकता है बताइए? तो पैरेलल 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 Parallel। पैरेलल कैसे होगा? बक गधा कहीं का पैरेलल, इतना दम टूट गया मेरा दिखाने में कि पैरेलल तो यहीं से दिख जाएगा, उसके लिए इतना स्क्यू लाइन होगा यार। पैरेलल तो हमें यहीं से दिख जाएगा, जा बाबा। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ नहीं समझे? जी भैया, समझे। नहीं समझे? समझे। समझे, ओके, चलो ठीक है। आप मैं, समझिएगा, हम लोग नहीं समझेंगे। तुम तो कुछ ज्यादा ही समझता है। हाँ, सीख गया LCM SPF। हाँ, हेलो सानिया, समझ में आ रहा है कुछ? कुछ हाँ नहीं सर। समझ, पक्का? हाँ सर, आ रही है। ओके, पक्का तो नहीं है हम, है ना? आ रही है मतलब सर थोड़ा आ रहा थोड़ा। है, पक्का आ रहा है। ओके, सो गया ना। मैं कई बच्चे होते हैं ना, पूछता हूँ समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। अबे मेरा यहाँ पे जान निकल गया समझाने में, और तुमको थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे यार, ओके चलिए आगे बढ़े। क्या आ रही है सलीम? भैया एक बार कोइंसिडेंटल वाला। कोइंसिडेंट वाला में क्या, वही अगर पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट चेक करना कैसे, ऐसे चेक करेंगे इंटरसेक्ट, है ना? इंटरसेक्ट करना सिखाया ना, इन दोनों हाँ लाइन को भैया, सॉल्व हो करने गया, से। हो गया, हो गया। अगर पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है तो सीधी सी बात है कोइंसिडेंटल लाइन रहा होगा। हाँ, अदरवाइज पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? बताओ। नहीं करती। नहीं करती है ना, ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन करते हैं। ये 3D में नहीं बताऊंगा, बता दिया यहाँ पे। तो ये बताना है कौन सा लाइन है। तो देख के ही लग रहा है पैरेलल तो नहीं है। कुछ भी यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन कुछ भी लेके, कुछ भी करके, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, यहाँ पे सेम नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? नहीं भैया। सब खत्म हो गया मेरा, बाइसेप वाइसेप सब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। तो ये और ये तो देख के ही समझ में आ जाता है कि पैरेलल नहीं है ना। ये तो देख के ही समझ में आ गया पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या चेक करनी है? इंटरसेक्टिंग। उसके लिए एक आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा -10 + 8 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से ले लिया 4 + म्यू -3 - 4 म्यू -1 + 7 म्यू। दोनों इक्वल पॉइंट है, तो यहाँ से 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4 + म्यू पहला, -1 - 3 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -3 - 4 म्यू दूसरा। ठीक है, -10 + 8 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -1 + 7 म्यू तीसरा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो फिर यहाँ से 2 लैम्डा माइनस म्यू 3 हो जाएगा पहला इक्वेशन। और यहाँ से क्या करें भाई, तो पूरा ही नेगेटिव में है, पूरे में से माइनस कॉमन हटा दे, माइनस हटा दें। भैया नॉर्मल वो करेंगे बन जाएगा। हाँ, मतलब पूरे में से माइनस हटा दिया, फिर यहाँ से 3 2 हो गया। गलत मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ भैया। ओके, नाउ इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 8 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 12। और यहाँ से हो गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू हो गया 2। तो माइनस प्लस माइनस, है ना। यहाँ से आ गया 5 लैम्डा इक्वल टू 10। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, लैम्डा की वैल्यू 2 रखिए इसमें, तो ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 आई थिंक, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, म्यू की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू 2 अगर रखेंगे आप, तो यहाँ से आएगा 6, और इसमें 1 रखेंगे आप, तो यहाँ से आएगा 6। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, समझ में आया बात? इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस? 0 पे। 0 है ना। होशियार है तुम लोग सही में, मैं ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ। अदर बैच में तो ये छोटा छोटा चीज बोलने में ही दम तोड़ देता, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता रहता क्या गाली दूं मैं इसको अभी, ठीक है। दूसरा बैच में छोटा छोटा चीज पूछो ना। यार मेरा पढ़ाना स्लो हो गया, दूसरा बैच फालतू फालतू बैच की वजह से। इतना बच्चा लोग गधा रहता है ना, तो इतना तेजी में मैं भागता था पहले। छोटा छोटा चीज समझने में दम तोड़ देता है पूरा। पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं डेली डेली रेगुलर बेसिस पे, फिर आके माथा खराब करता है। ये चेक कीजिए, ठीक है, आप लोग चेक कीजिए थोड़ा।
लैम्डा और म्यू के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये ऑलवेज ट्रू हो रहा है कि नहीं? 2 इक्वल टू 2 सही बात है, 3 इक्वल टू 3 सही बात है। समझ में आया ना? जब आप इक्वेशन सॉल्व करें तो सारा इक्वेशन जो है एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ये दोनों तो एज इट इज लिखा हुआ है, देखिए ये दोनों तो लिखा हुआ है, लैम्डा इक्वल टू लिखा हुआ है 1 + 2 म्यू, और ये लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू 1 + 2 म्यू, ठीक है? अब लैम्डा इक्वल टू 1 + 2 म्यू अगर इसमें रखें आप उठा के, तो यहाँ पे आ रहा 3 + 2 म्यू इक्वल टू आ जा रहा 3 + 2 म्यू, है ना? तो ये बात भी सही है, सही है, ऐसा होना चाहिए। तो खाली एक पॉइंट नहीं है इस पे, मतलब कि कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है? कोई दिक्कत है? ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो ये कौन सा लाइन है? आया भैया। ये कौन सा लाइन है? ये सेम लाइन है, दोनों दोनों सेम लाइन है, कोइंसिडेंटल लाइन है, पैरेलल नहीं है। कौन सा लाइन है? कोइंसिडेंटल है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। जी भैया। अच्छा, अब इस पे मुझे अगर एक पॉइंट पूछ दिया गया, अब इस पे अगर मुझे एक पॉइंट पूछ दिया, कॉमन पॉइंट बता दो, तो क्या आ जाएगा बताइए? तो कॉमन पॉइंट, दोनों एक पॉइंट पूछ दिया कॉमन, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना? लैम्डा की वैल्यू 0 रख के ले लो यहाँ से, या म्यू की वैल्यू 0 रख, कुछ भी ले लो। अरे इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, लैम्डा और म्यू के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आएंगे, उसमें से जी दोनों में भैया। कॉमन पॉइंट मैंने चलो लैम्डा की वैल्यू 0 रख दिया, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,0,2 0,02 दोनों एक कॉमन लाइन हो, कॉमन पॉइंट होगा। बात समझ में आई? ऐसा आप म्यू की वैल्यू 0 रख के भी निकालेंगे तो वो एक कॉमन पॉइंट होगा। ऐसा बहुत सारा, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स तो का तो अंत नहीं है ना, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। तो लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यू रख के जो है कॉमन पॉइंट निकाला जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कॉमन पॉइंट, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ भैया। भैया। ठीक है, 10 बजे छोड़ना। हाँ हाँ, जब होगा हाँ तभी भैया। छोड़ना। जब होगा तभी छोड़ो, 2 दिन लग जाए फिर तो। यार बहुत भूख लगी है। आप लोग ब्रेकफास्ट कर लिए? चाय पी लिया। हाँ नहीं हाँ, हम भैया। तो कर रहे चाय पी लिया भैया। हम चाय नहीं पीते एक्चुअली। मेरा दोस्त सब मेरा है, घर में ब्लैक टी बनता है। हाँ नहीं मेरा दोस्त सब है, तो मेरा दोस्त सब है, सब बंगाली सब दोस्त है, ठीक है? तो वो लोग बोलते हैं तुम जीता कैसे है? चाय नहीं पीता है। हम सोचे हैं, बंगाली बिना चाय तो रह नहीं चाय नहीं सकते ना, पीते। तो हम बोलते हैं चाय नहीं, चाय मतलब थोड़ा शौक हो जाता है। मैं घर जाता हूँ ना दोस्त लोग घर, तो थोड़ा वो लोग मतलब पीना ही पड़ता है, ऐसा है कि अरे यार बन गया, आप क्या नौटंकी मत करो, है ना? चाय नहीं पीता है, बोलता है, चाय नहीं पीता है, दारू पीता है। खैर यहाँ पे देखिए, तो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे? 3 पॉइंट है, नेट इशू है तो 1, x, y है, ये पॉइंट है, x, 2, y, और ये पॉइंट है x, y, 3। हेलो मनीष, किधर घूम रहा है तुम भाई? सही सही बताओ। तुम तो आधा क्लास में दिखता है, ज्वाइन करने में ही तुम्हारा निकल जाता है आधा क्लास, ज्वाइन करते ही खत्म। बोलो। भैया एक कोलिनियर को लेके एक डाउट था हाँ बोलिए। कि ये मतलब कभी कभी होता है सॉल्व करते समय कि मेरा के जो है वो नेगेटिव में आने लगता है, मतलब समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है या फिर इंटरनली। नेगेटिव नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। मतलब नेगेटिव आ जाने से कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नेगेटिव आने से कुछ गलत नहीं होगा, आपको बोल देना है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आपको पॉजिटिव में वैल्यू बताना है। नेगेटिव साइन बस, नेगेटिव साइन बस ये डिनोट करता है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है ठीक भैया, है, ठीक।
कैसे करें? अरे यार बक मूड ही ये खराब नॉर्मल सॉल्व करने पे ही तो हो जा रहा है। नॉर्मल x का सॉल्व उतना वैल्यू टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? देखिए ऐसा किया, ए बी से वेक्टर निकाला, ए बी वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस वन कॉमा 2 माइनस एक्स कॉमा 0, ठीक है। और बी सी वेक्टर मान लो कि निकाल लिया, तो बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 कॉमा वाई माइनस 2 कॉमा 3 माइनस वाई, ठीक है क्या? ठीक है, हाँ भैया। ओके। अब ए बी वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, है ना, x माइनस वन x माइनस वन कॉमा 2 माइनस एक्स कॉमा 0 इक्वल टू लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स 0 कॉमा वाई माइनस 2 कॉमा 3 माइनस वाई, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 0 और 0 को पकड़ो, 0 और 0 को पकड़ो, ये 0 क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स 3 माइनस वाई, मतलब ये 0 ये इक्वल इसके बराबर में आ जाए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3, और ये वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, x माइनस वन इक्वल टू लैम्डा इंटू 0, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। कोई कष्ट है तो बोलिए। नहीं भैया कोई कष्ट नहीं नहीं। है भैया, ठीक है। समझ में आ गया ना? और भी कई तरीके हैं यार, और भी कई तरीके हैं कि वो जैसे बोल रहा था नॉर्मल तरीके से करेंगे। अब देखिए सीट 1 करने से फायदा होता, सीट 1 करने से आप बता पाते, जैसे कि प्रशांत बता पाया कुछ, तो सीट 1 आपने किया नहीं, अच्छा छोड़ जाने दो, केस टू 1 के रेशियो में, केस टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है वो लेके वहां से भी सॉल्व करेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ भैया। सानिया गई है ना? कौन? मैं तो ऐसे ही चेक करता रहता हूँ। ओके, अच्छा ना देखिए, वेक्टर इक्वेशन, ओके हैं हम काहे बदनाम करते हो, नेट खत्म हो गया होगा दीदी का। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर मतलब समझिए बात को कि अगर एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, और ये मान लीजिए कि है, रुकिए रुकिए रुकिए, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इसके बीच का मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालना है ना, इसके बीच का मुझे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, कॉन्सेप्ट कहां से कहां लेके जाएंगे थोड़ा समझिए, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किस केस में होता है, कोई बता सकता है? क्वाड्रिलेटरल में एंगल बाइसेक्टर कौन से केस में होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है आपका रोम्बस में, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, आपका क्या बोलते हैं, और रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है कि ये वाली रिजल्टेंट वेक्टर जो जाएगी, अरे आप पैरेललोग्राम लॉ जानते हो ना, कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, ठीक है, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो इसके बीच से जो रिजल्टेंट जाएगी वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है कि नहीं, यही होता है। तो हम तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो रिजल्टेंट जाता है ना वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, मतलब ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल का हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट वो जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, बट रोम्बस में जो डायगोनल होता है ना वो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। समझ में आ रही बात? तो हम कुछ रोम्बस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने का ट्राई
करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब मैं रोम्बस का डायगोनल निकालूंगा हाँ और भाई। रोम्बस का डायगोनल जो होगा वो इसको क्या देगा मुझे, रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो मुझे क्या दे देगा, एंगल बाइसेक्टर दे देगा। ठीक है, तो बात हाँ समझ भाई। में आ रही है? तो इसको रोम्बस कैसे बनाए, तो रोम्बस के लिए बनाने के लिए क्या होता है कि रोम्बस में क्या होता है आपका, रोम्बस में मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, मतलब रोम्बस में जो है लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो लेंथ सेम करने के लिए मैंने ऐसा किया कि मैंने ये जो वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर बना दिया। सॉरी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया। और यहाँ से भी इसको भी यूनिट वेक्टर बना दिया। तो यूनिट वेक्टर बनाने से क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बनाने से क्या हो गया कि इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अब इसके बीच में अगर मैंने डायगोनल निकाला, जो रिजल्टेंट होता है वो निकाला, ठीक है, ये है ए वेक्टर, सॉरी, मतलब ये मैं एंगल बाइसेक्टर बताने का ट्राई कर रहा। अगर एक वेक्टर बी दिया हुआ, एक वेक्टर ए दिया हुआ, एक वेक्टर बी दिया हुआ, तो उसके बीच में एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एंगल ए ओ बी में, ठीक है, एंगल ए ओ बी का जो है, जहाँ पे ओ ए जो है वो ए वेक्टर है, ओ बी जो है वो बी वेक्टर है, तो एंगल ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर बताओ। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ना। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर अगर पूछा गया, और ओ ए जो है बोला जा रहा है ए वेक्टर है, ओ बी जो है बी वेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर पूछा गया, तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, रोम्बस का कॉन्सेप्ट लगा के क्या करेंगे हम, इसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाय बी वेक्टर बाय, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, यार बहुत भूख लग रही है, थोड़ा ब्रेक देगा 5 मिनट का भाई, बहुत भूख लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर पी वेक्टर, और एक इक्वेशन है ए प्लस म्यू टाइम क्यू वेक्टर ना। ऐसा है मतलब कि दोनों जो है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए वेक्टर है, ये पॉइंट इसका ए वेक्टर है, और ये किसके अलोंग है, पी वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है आपका क्या है, ए वेक्टर है, और ये किसके अलोंग है, क्यू वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, तो मुझे अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट अभी बताया, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर बाय पी वेक्टर का मॉड प्लस क्यू वेक्टर बाय क्यू वेक्टर का मॉड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये जो लाइन है, इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा यूज कर लिया है ना, लैम्डा नहीं, ईटा टाइम्स पी वेक्टर बाय पी वेक्टर का मॉड प्लस क्यू वेक्टर बाय क्यू वेक्टर का मॉड। क्या बात समझ में है? समझ में आया क्या बात? हाँ भैया। हाँ भाई। मुझे तो इक्वेशन चाहिए था ना, तो मुझे तो पॉइंट मालूम है, दोनों का ए है पॉइंट, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम है, ए है। ठीक है, और वेक्टर उसके अलोंग में मिल गया, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिल गया। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है क्या? हाँ भैया। अब सो जाता है। नहीं जागे। आगे बढ़ूं? जी भैया। ओके, अब खत्म करते हैं। देखो नेक्स्ट है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, देखो आप लोग का सिलेबस भले ही खत्म हुआ ना हुआ, बट आप लोग अगर मैंने सही से फॉलो किया होगा, तो मैंने आप लोगों को बहुत मैथ्स पढ़ाया। ठीक है, वो
देखिए कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स है ना, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तो ए जो है क्या हो गया ए वेक्टर, बी जो क्या हो गया बी वेक्टर, और सी और एक सी वेक्टर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा हाँ नोट भैया। करके लिखिए, थोड़ा नोट करके लिखिए। 3 points are said to be 3 points are said to be collinear if there exist scalar x, y, z, ठीक है, not all 0 simultaneously. If and only if x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0, ठीक है, and x plus y plus z equal to 0. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हेलो, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? मतलब दिक्कत तो होगी, अभी तो लिखी बस है ना। क्या बोला जा रहा है? 3 points are said to be collinear if there exists scalar x, y, z, not all 0, सारे 0 नहीं है, बट उसका सम करके 0 हो जा रहा है। और अगर अगर आपने मतलब मान लो कि एक वेक्टर है a, वेक्टर है b और वेक्टर है c, तो आपने x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर, मतलब कहने का मुद्दा ये है कि अगर a b c कोलिनियर है, अगर यहाँ पे a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर है, तो आप इसका अगर स्केलर टाइम्स करके ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या फिर नल वेक्टर हो जाएगा। साथ साथ में क्या होना इंपॉर्टेंट है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है खुद भी 0 होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, मुद्दा समझ में आया? मुद्दा ये बोला जा रहा है कि अगर एबीसी कोलिनियर है तो उसका अगर कोई स्केलर टाइम्स करके आप स्केलर टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। बशर्ते क्या होना चाहिए कि स्केलर टाइम्स जिससे आप ऐड कर रहे हैं उसका सम करके वो अपने अपने 0 होना चाहिए, सम करके वो 0 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? x प्लस वाई हाँ प्लस जेड भैया। शुड बी इक्वल टू 0, है ना। मैं जी इसको भैया। प्रूफ कर देता हूँ, मैं आपको लिए इसको प्रूफ कर देता हूँ। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है, और वो वेक्टर है बी सी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर पैरेलल है बी सी वेक्टर के, ठीक है, मतलब ए को ए डिनोट करता है बी को बी, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल है, सीधी सी बात है। ये मान लीजिए ए है बी है सी, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर अगर पैरेलल है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पक्की बात? तो यहाँ से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर हो जाएगा, और माइनस लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको इधर लेके गया तो बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू हो रहा है 0, ठीक है। क्लियर है क्या? इक्वल टू 0 हो रहा है तो, और जैसे कि ये हो रहा था इक्वल टू 0 हो रहा है, और साथ साथ में क्या है कि इसकी कोफिशिएंट जो है ये क्या 1 प्लस लैम्डा है, इसकी कोफिशिएंट क्या है -1 है, और इसकी कोफिशिएंट क्या है माइनस लैम्डा है, तो ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है कि नहीं? बोलिए। जी भैया। ठीक जी है, भैया। तो ये भी 0 हो रहा है, तो ऐसा है। हो गया ना प्रूफ? अबे हुआ प्रूफ? हाँ हो भैया। गया बे। हाँ मजा नहीं भैया, आता, हो गया भैया, मजा हो नहीं गया। आता, मजा नहीं आया।
थीटा की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्मॉलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका उसके लॉन्ग वेक्टर है, ठीक है। पॉइंट वेक्टर है, ए का पॉइंट वेक्टर ए है, बी का पॉइंट वेक्टर बी है, सी का पॉइंट वेक्टर सी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो है एबीसी कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो मैंने अभी आपको बोला ना कि इसका स्केलर टाइम्स जो होता है, मतलब ये जो स्केलर होता है उसको ऐड करने पे वो 0 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 ये इक्वल टू 0 होगा, अभी बताया मैंने आपको, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। नो साइन थीटा -1 कहाँ पे होता है बताइए तो। मैंने आपको एक दिन दिखाया था, याद है कि साइन थीटा नेगेटिव, एक ट्रिगो दिखाया था, याद है ना, ट्रिगो थर्ड हेलो, क्वाड्रेंट। हाँ। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे होगा 270 पे होगा, नहीं होगा, -1 है ना, तो -1 तो 270 पे ही होगा, है कि नहीं। यहाँ जी पे भैया। 3π/2 पे होगा, थीटा इक्वल टू 3π/2 पे, 0 से पाई, 0 से 2π है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। भैया 1 मिनट जस्ट। सोएगा फिर, क्लास खत्म होने के बाद फिर भी सोएगा। हो गया भैया। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर कितने तरीकों से मल्टीप्लाई होता है, 2 कैसे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अरे सवाल, मुझको लगा बोलता है एक बार पीछे से एक बार आगे से मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ हाँ वो भी तो होता है, भूल गए। डॉट प्रोडक्ट, अच्छा। एक बार 2 into 3, एक बार 3 into 2। तो ये तो हम बोल रहा था, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या झंझट है भाई, रिकॉर्ड करो, ये करो वो करो। खैर देखो, पहला डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या होता जिंदा है। है कि मरी है? जिंदा है भाई। डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मॉड बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ये होता है। हाँ ठीक है, अरे यही होता है ना। हाँ 4 भैया। अब देखो ये होगा पॉजिटिव थीटा के वैल्यू पे। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू, क्या होगा, 0 से π/2 होगा, तब पॉजिटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, कब, जब थीटा का वैल्यू π/2 होगा, ठीक है। और नेगेटिव होगा कब, जब थीटा का वैल्यू π/2 से पाई होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है क्या। हाँ भैया। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट। मैं चलिए इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया,
मिल गया। तो क्वेश्चन देखिए है मॉड E1 वेक्टर इक्वल टू 2 मॉड E2 वेक्टर इक्वल टू 1 और E1 वेक्टर का एंगल E2 वेक्टर के साथ जो है वो है π/3। ठीक है। नाउ V1 वेक्टर जो है वो क्या है 2t E1 वेक्टर प्लस 7 E2 वेक्टर है ना, और V2 वेक्टर जो है वो है E1 वेक्टर प्लस t E2 वेक्टर। मतलब हाँ रुकिए क्वेश्चन भी कहाँ लिखा मैंने। इफ V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो लाई करता है V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो लाई करता है π/2 से। ओट्स थोड़ा बोलना कर देना, ठीक है। ओट्स बोलो। हाँ π/2 से अगर पाई है, ठीक है, तो फाइंड रेंज ऑफ टी बोला जा रहा है। टी का रेंज क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सब समझिए बात को, है ना, कि आपको V1 वेक्टर दिया हुआ है, V2 वेक्टर दिया हुआ है ना, और V1 V2 के बीच में एंगल बोला जा रहा है π/2 से पाई है। तो आपसे पूछा जा रहा है रेंज ऑफ टी बताओ, और बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आती है ना बात आपको। अच्छा एक बात बताइए कि E1 वेक्टर का डॉट विथ E2 वेक्टर क्या होगा इन E1? E1 मॉड E2 मॉड cos थीटा, यही होगा, है ना। अच्छा E1 वेक्टर का डॉट विथ E1 वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए तो। E1 वेक्टर का डॉट विथ E1 वेक्टर E1 का मॉड इनटू E1 का मॉड और cos होगा, और cos के बीच में एंगल क्या हो जाएगा E1 के लिए, हाँ 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर E2 वेक्टर और E2 वेक्टर का डॉट अगर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा E2 वेक्टर का मॉड E2 वेक्टर का मॉड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो E1 डॉट E2 कितना आ जाएगा वो बता दीजिए। E1 डॉट E2 वैल्यू रख के बता दीजिए क्या है। यहाँ पे है ये 2, यहाँ पे है ये 1, और यहाँ पे cos थीटा कितना है, हाफ हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि A डॉट A वेक्टर है ना, मॉड A का क्रॉस स्क्वायर, यही होता है, छोटी सी बात। हाँ भैया। ओके, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा cos 0 तो 1 होता है ना, ऐसा नहीं 0 लेना। E2 वेक्टर तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये मुद्दा है कुल मिला के, ये 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि V1 और V2 वेक्टर जो है, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर जो है, उसके बीच में जो एंगल लाई करता है वो लाई करता है आपका π/2 से पाई। इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर इज लेस देन 0? बोलिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ भैया। अच्छा, मैं ऐसा किस वैल्यू के लिए लिख सकता हूँ? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अच्छा जब मैंने ऐसा लिखा तो मैंने वैल्यू कहां से कहां तक ले लिया, π/2 से पाई ले लिया, मतलब पाई भी मैंने ले लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ भैया गेटिंग है ना। जब मैंने V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर लेस देन 0 बोला, नेगेटिव बोला, तो उसमें मैंने यहाँ तो π/2 से पाई था, मैंने जब लेस देन 0 मतलब पाई पे भी नेगेटिव ही आता है, पाई पे भी नेगेटिव आता है और -1 आता है। तो मैंने जब ऐसा लिखा तो मैंने ये ले लिया, और मुझे तो पाई पे वैल्यू नहीं चाहिए, तो मुझे जो मेरी जो वैल्यू आएगी उसमें से मुझे पाई पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हटाना पड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे मेरी जो पाई पे वैल्यू आ रही होगी ना,
वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं v1 डॉट v2 कर रहा और लेस देन 0 कर रहा। कीजिए, डॉट कीजिए, दोनों का डॉट लीजिए। तो यहाँ पे है 2t e1 वेक्टर प्लस 7 e2 वेक्टर का डॉट विथ e1 वेक्टर प्लस t e2 वेक्टर लेस देन 0। तो यहाँ से 2t डॉट, यहाँ से कितना हो जाए 2t e1 वेक्टर डॉट e1 वेक्टर प्लस 2t e1 वेक्टर का डॉट विथ e2 वेक्टर प्लस 7 e2 वेक्टर डॉट विथ e1 वेक्टर प्लस 7 e2 वेक्टर का डॉट, यहाँ पे t भी आ जाएगा 7t e2 वेक्टर का डॉट विथ e2 वेक्टर। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, e1 वेक्टर का डॉट विथ e1 वेक्टर 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 8t प्लस यहाँ से ये कितना है e1 डॉट e2 1 है, तो ये हो गया 2t प्लस, आई थिंक कहीं पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा ना, tt यहाँ पे था, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आ गया 7 और e2, ये तो 1 है, ये तो 1 है, और यहाँ पे क्या क्या है ये e2, ये भी 1 है, तो ये भी 7t आ गया, और ये लेस देन 0। तो हमारा क्या आ रहा है 2t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 7 लेस देन 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ना यहाँ से बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। 14t प्लस t प्लस 7 हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ से 2t अगर मैंने कॉमन लिया तो t प्लस 2 जो है प्लस t प्लस 7 आ जाएगा, 2t कॉमन प्लस 1 इंटू टी प्लस 7 हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से t प्लस 7 अगर कॉमन ले लिया तो t प्लस 7 कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या 2t प्लस 1 हो जा रहा है लेस देन 0। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, छोटा रूट से बड़ा रूट आ जाता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस हाफ से, सॉरी -7 से -हाफ आ जाएगा, तो आ जाएगा तो जी भैया। तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी -7 से -हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात? देखिए मैं तो पढ़ाने के लिए बहुत बेसिक लेवल तक भी मतलब कि रेडी हूँ, कि बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, जो लेवल रहेगा आपका वही, बस बशर्ते आप रेडी होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड होना चाहिए, कि हम भी हैं इंटरेस्टेड कि हम इतना मेहनत कर सकते हैं। अदरवाइज खाली मैं करूंगा मेहनत, तो उससे क्या हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? जी भैया। मतलब ड्यूप्लेक्स होना चाहिए, ड्यूप्लेक्स समझते हो आप? ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स हमने पढ़ा था, ड्यूप्लेक्स आपको मालूम है, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है ड्यूप्लेक्स, एक होता है सुपर ड्यूप्लेक्स, ऐसा ही कुछ होता है, सुना है नाम? सिंप्लेक्स नाम सुना है? सिंप्लेक्स होता है वो जो होता है, अरे वो जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होता है, मतलब वन साइडेड से मतलब ऑडियो जाता है, अरे होता है ना हाँ भैया, रेडियो रेडियो। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, वो सिंप्लेक्स होता है। एक होता है ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स होता है ये कि वो जो होता है, वो जो फोन होता है, एक तरफ से खाली बोल दिया, दूसरे तरफ से सुनना। और ये जो हमारे पास फोन जो होता है, हम इधर से भी बोलते हैं उधर से, उसको बोलते हैं सुपर डुप्लेक्स, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग में पढ़ा था, भूल गया थोड़ा सा। ये इतना क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है बहुत पढ़ा था, 3G 4G 5G सब पढ़ा था, स्पेक्ट्रम वगैरह सब भूल गया। ठीक है, क्या लाभ हुआ इंजीनियरिंग से? खैर लाभ तो बहुत हुआ, वो अलग बात है। इतना क्लियर है क्या? टी की वैल्यू आ गया -7 से -हाफ। अब ये जो वैल्यू आया है, इसमें पाई वाला, पाई पे जो वैल्यू था वो भी आ गया, तो वो हमें हटाना पड़ेगा, मतलब हमें चेक भी करना पड़ेगा, पाई पे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बोलो? कि अगर मतलब हमें क्या हटाना है, कि हमें वो वाला केस हटाना है कि वेक्टर v1 और v2 जो है वो क्या है, पाई एंगल पे है। तो पाई एंगल पे है तो कैसा होगा, ये मान लीजिए कि v1 है और ये v2 है, तो ये इसके बीच में एंगल पाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू k टाइम्स v2, या फिर माइनस k, मतलब k टाइम्स v2 लिख सकता हूँ क्या? हेलो, हाँ भैया। k टाइम्स v2 लिख सकता हूँ।
और k टाइम्स v2 में भी k की वैल्यू के लिए k की हो सकता है दो वैल्यू आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे? नेगेटिव वैल्यू लेंगे, है ना। अगर इधर रहता तो हम k की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ऐसा है ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो ये कौन सा है? अनलाइक पैरेलल है, तो अनलाइक पैरेलल है तो ऐसा करके लिख लेंगे। तो v1 इक्वल टू क्या लिखा है देखिए, 2t e1 वेक्टर प्लस 7 e2 वेक्टर इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा, सॉरी लैम्डा, लैम्डा ही ले लिया, k ले लो या लैम्डा ले लो, e1 वेक्टर प्लस t e2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा क्लियर है इतना। अब यहाँ से E1 का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट किया तो 2t इक्वल टू लैम्डा आ गया, और यहाँ से E2 का कोफिशिएंट इक्वेट किया तो यहाँ से 7 इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा t आ गया। कोई कष्ट है यहाँ तक में? और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दिया तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए तो? t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 7/2। समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझ में आया? आया भैया। है ना। अब इसमें से बताइए टी की वैल्यू कौन सी हम लेंगे? टी की वैल्यू हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। टी की वैल्यू हम माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला जो है 7√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7√2 का 7/2 का √2 का वैल्यू कितना होता है? थोड़ा सा कितना होता है बताइए। वो इस इंटरवल में लाई भी करता है कि नहीं करता वो चेक करना। 3.5 √3.5 कितना हो जाता है? √3.5 मतलब हाँ लाई करता है ना, इस वाले वैल्यू में लाई करता है, तो इसमें से मुझे ओवरऑल आंसर में से मुझे हटाना पड़ेगा। मेरा मतलब आंसर जो हो जाएगा t बिलोंग्स टू -7 से -12, उसमें से माइनस कर दिया √7/2। 7/2 जेईई मेंस में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, ठीक है। ठीक है, क्या एडवांस सब पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो बहुत छोटी ही चीज से उन्होंने पूछा। आप बोलते हो हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम है, बट डॉट प्रोडक्ट से देखो कितने छोटी चीज से कैसा क्वेश्चन बना दिया गया, कितनी छोटी चीज से कितने कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कोई भी चीज छोटी बड़ी ऐसा नहीं करके नहीं होता है। भैया हाँ बोलिए। एक मतलब आप डांटिएगा मत। ठीक है, तो अगर एक लाइन है ऐसा और एक लाइन है ऐसा, तो दो ही बातें हो सकती है, या तो कोप्लानर होगा या फिर कोप्लानर नहीं होगा। अब कोप्लानर होगा तो देखिए क्या होगा कि अगर मैंने यहां से अगर मैंने P क्रॉस Q किया, अगर कोप्लानर हुआ तो मैं मतलब मैं दिमाग में ये सोच के चल रहा कि ये कोप्लानर है, ठीक है। ये अभी मैंने ये सोचा कोप्लानर है, अभी मेरा भ्रम टूट जाएगा अगर नहीं होगा तो। देखिए, तो अगर कोप्लानर है इसका मतलब P वेक्टर Q वेक्टर, और अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज करके एक वेक्टर बनाऊं तो ये तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन पे लाई करता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर किया तो बताइए P वेक्टर Q वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर और ये जो वेक्टर है B माइनस A वेक्टर, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है कि नहीं बोलिए। जी भैया। हाँ भैया। अब अगर मैंने P वेक्टर का क्रॉस Q वेक्टर के साथ किया, P वेक्टर का क्रॉस Q वेक्टर के साथ किया, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए तो? मुझे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, मतलब P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो होगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो होगा, वो ये वाली जो प्लेन है, ये जो भी प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जी होता है भैया। तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब ये P क्रॉस Q वेक्टर जो आया वो इस प्लेन पे जो ये वेक्टर है B माइनस ए क्यू, ये जो वेक्टर है B माइनस एक वेक्टर, और ये जो वेक्टर है P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, पक्की बात है ना। जी भैया। अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो दोनों का डॉट लेते हैं तो कितना हो जाता है बताइए तो? 0 हो जाता, पक्का। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट ले लूं तो क्या हो जाएगा वो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरीका हो गया है ना, कि अगर मुझे एक लाइन दिया गया तो मैंने क्या किया, इसका क्रॉस लिया और यहां से दोनों को एक वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाला। मतलब एक तो यार आपको यहाँ पे वेक्टर दिखेगा
तो अगर उसका क्रॉस लेंगे तो आप समझते हैं ना, पी क्रॉस पी क्रॉस पी क्रॉस पी क्रॉस क्या हो जाता है, पी वेक्टर, और यहाँ पे कितना साइन, उसके बीच में एंगल, साइन 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही दिख जाएगा आपको, क्रॉस लेने से ऐसे दिख जाएगा आपको, पैरेलल है, दिख जाएगा कि नहीं? हेलो, हाँ भैया। है ना? और अगर इस तरह से लाइन है जिसमें पैरेलल नहीं भी है, तो अगर कोप्लानर है तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे और इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो आपको अगर 0 आ गया तो कोप्लानर होगा, नहीं आया तो स्क्यू मतलब नॉन कोप्लानर होगा। क्या आप मेरी बात समझे? नहीं समझे? जी भैया। समझे है ना? भैया। मतलब कि मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए कि पैरेलल हुआ तो क्या होगा, ये एक वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। तो ये भी एक तरीका है कोप्लानर और नॉन कोप्लानर समझने का। ठीक है, कि आपने क्या किया, P और Q का क्रॉस लिया, P वेक्टर और Q का क्रॉस लिया ना, P और Q का क्रॉस लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब हमें नहीं मालूम कोप्लानर है या नहीं, P और Q का क्रॉस लेंगे तो ये वाले जो प्लेन होगी इसके ऊपर में परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा तो इन दोनों का अगर डॉट ले लेंगे, है ना, इन दोनों का अगर डॉट लेंगे, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो अगर अगर मैंने क्रॉस लिया दो वेक्टर का, मतलब यहाँ पे जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर उसका क्रॉस लिया और यहाँ से पोजीशन वेक्टर बना के अगर डॉट लिया उसके साथ, अगर 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, कोप्लानर है, और नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, नॉन कोप्लानर है। याद रहेगा? जी भैया। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा पक्का पक्का हाँ भैया। ना। अच्छा, तो इसको हम कोलिनियर के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? छोड़ो जाने दो, कोलिनियर मतलब, बट ये जरूर यूज कर सकते हैं अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे है तो उसके लिए हम जरूर यूज कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, नहीं कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी किया तो बी क्रॉस सी करूंगा, है कि नहीं, मैंने बी क्रॉस सी किया तो बी क्रॉस सी से मुझे क्या मिलेगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, जो वेक्टर मिलेगा वो उस पे परपेंडिकुलर होगा, वो इनटू द प्लेन हो या आउट ऑफ द प्लेन हो वही होगा, और उसका अगर डॉट लेंगे मैं ए के साथ तो वो 0 होगा, है 0। ना। तो ये जी भैया। अगर अगर मुझे चेक करना है कि कोई कोप्लानर है कि नहीं वेक्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दो वेक्टर का क्रॉस किया उसके साथ डॉट लिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर है। फिर मैंने बात किया पैरेलल लाइन अगर होता है तो पैरेलल लाइन में भी आपको चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यू कि सेम है क्या। ठीक है, पैरेलल लाइन में आपको चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यू सेम है क्या, मतलब सॉरी इंटरसेक्ट कर रही है क्या। इंटरसेक्टिंग के लिए जो बताया कंडीशन, इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया कि तीनों को इक्वेट कर दो, दो इक्वेशन सॉल्व करो, तीसरे में सब्स्टिट्यूट करो, अगर इक्वल हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग हो गया, अच्छा अब पैरेलल प्लस इंटरसेक्टिंग मतलब कोइंसिडेंटल लाइन, है ना। कोई। ठीक है, और अगर अगर स्क्यू लाइन के बारे में एक तो तरीका दिखा दिया कि 0 नहीं होगा उस केस में, है ना, अगर स्क्यू लाइन है तो नॉन कोप्लानर होगा और 0 नहीं होगा उस केस में। ठीक है, और अगर ऐसे भी देख लोगे, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल तो दिख ही जाएगा कि नहीं है या नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो स्क्यू लाइन हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है भैया। ओके, ना ये चेक करना बता दिया, ये बता दिया ओरिएंटेशन कैसे है। फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में आपसे बोला एंगल बाइसेक्टर निकालो, एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर बताओ, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा डायगोनल, ये जो डायगोनल है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, बट क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायगोनल, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, वो करता है रोम्बस में। तो हम इसको पहले रोम्बस बनाएंगे, इसको पहले रोम्बस बनाने का तरीका क्या है कि ये पैरेलल तो है ही, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो है ही, ठीक है ना। इसका बस मैग्नीट्यूड वन सेम कर दिया। अब मैग्नीट्यूड सेम करने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया, यूनिट वेक्टर। इसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया, और इसको भी मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया। ठीक है, इसको भी मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया और फिर डायगोनल ले लिया इसका। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय बी वेक्टर हो गया, सीधी सी बात। अब अगर मान लीजिए कोलिनियर पॉइंट करना है तो कोलिनियर हम कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर मुझे 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट अगर मुझे दिया हुआ है, 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है और मुझे चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं, तो 3 पॉइंट दिया है तो इसको मैं क्या करूंगा, k:1 के रेशियो में ले लूंगा। k:1 के रेशियो में मुझे 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? हेलो,
जी भैया। ठीक है, तो सुबह सुबह पढ़ोगे तो ऐसे ही फ्रेश माइंड में अच्छे से पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रहती है पूरी। तो यहाँ से जो है 3 इक्वेशन आ जाएगा। x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टाइम्स x3 प्लस x1, y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टाइम्स y2 y3 प्लस y1, और यहाँ से z3 क्या आ जाएगा, z2 आ जाएगा आपका k टाइम्स z3 प्लस z1। तो ये 3 इक्वेशन आ रहा है। अब यहाँ से 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। अगर k की वैल्यू सेम आ रही है तीनों इक्वेशन सॉल्व करके, मतलब k की वैल्यू सेम आ रही है तीनों पे, तो हम बोल सकते हैं कोलिनियर है। अगर पॉइंट दिया रहेगा तो k की वैल्यू आराम से आएगा, क्योंकि ये सब वैल्यू तो गिवन है। तो k की वैल्यू यहाँ से चेक किया, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपने इसका वेक्टर निकाला, ए बी वेक्टर निकाला, उसको लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर लिख दिया। बात समझ में आया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और यहाँ हाँ पे भैया। यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं से लैम्डा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी कंडीशन लगाने से। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं क्या लिखता, यहाँ से मैं लिख सकता था x इक्वल टू लैम्डा इंटू 0। फिर यहाँ से क्या लिखता मैं 2 माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई माइनस 2। फिर यहाँ से क्या लिखता मैं 0 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3 माइनस वाई। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज यूज करके हमारा काम बन गया, है ना, बन गया। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है तो हम लैम्डा की वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, इसमें रख के नहीं निकाल लेंगे, बताइए तो। हाँ भैया निकाल लेंगे। है ना, तो 3 इक्वेशन बन जाती है, 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स में 3 इक्वेशन बन जाती है। ऐसा हो रहा है वही वाला फर्स्ट डे जो बताया था, पहला चीज जो बताया था कि लीनियर है नॉन लीनियर है, वो वाला चीज। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट, तो ये मैंने आपको दिखाया है ना कि भैया कोलिनियर एक होता बार है। बैक कर दीजिए ना। हो गया भैया। अच्छा, कोलिनियर बार बार आएगा, मैं बहुत बार कोलिनियरिटी बताऊंगा। ठीक है, कोलिनियर के लिए एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए तो। ऐसा किया, ए बी वेक्टर निकाला, ठीक है, बी सी वेक्टर निकाला और एक ए सी वेक्टर निकाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब ए बी वेक्टर को क्रॉस करूंगा, ए बी और बी सी को क्रॉस करूंगा तभी 0 आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 है। कोलिनियर अगर है तो नहीं हो जाएगा, बोलिए तो, क्रॉस अगर करता हूँ। हाँ भैया। अरे क्रॉस समझते हो ना आप लोग, ए वेक्टर क्रॉस हाँ बी भैया वेक्टर। समझा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी समझा। वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड है, मॉड भी साइन थीटा। साइन थीटा एन कैप, है ना। अब कोलिनियर है, अगर कोलिनियर, अच्छा कोलिनियर है तो एंगल 0 होगा या 180 होगा। अब 0 पे भी ये 0 देता है, 180 पे भी ये 0 देता है। तो अगर आपने क्रॉस भी ले लिया यहाँ से तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्रॉस लेने में वही मेहनत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, जो बता रहा हर एक चीज यूज मत करो, जो बताया है वो यूज करो, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि क्या होता है कि अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, और दोनों जो है अगर दोनों कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो इसका स्केलर टाइम्स प्लस इसका स्केलर टाइम्स प्लस इसका स्केलर टाइम्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 0 होता है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड ये 0 नहीं है, तीनों 0 नहीं है। ठीक है, हाँ बट ये जरूर होना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये हमने प्रूव भी किया यहाँ से कि इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट ऐड करो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें जब दिया हुआ था और हमें बोल दिया कि एबीसी कोलिनियर है और इधर 0 हो रहा है, तो एबीसी कोलिनियर है इधर 0 है, तो पक्का पक्का ये जो है एबीसी सॉरी ये जो है इसका कोफिशिएंट जो है उसका ऐड करके जो है 0 होना पड़ेगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मतलब ए की कोफिशिएंट बी की कोफिशिएंट सी की कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। क्लियर है क्या, हेलो क्लियर है, हाँ भैया। पक्का जी भैया। पक्का तो। जी भैया। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बताया कि डॉट प्रोडक्ट बताया, अभी कुछ नहीं बताया, जस्ट स्टार्ट किया है। अभी ऐसा चलेगा, देखिए ऐसा चलेगा पूरा, डॉट प्रोडक्ट चलाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट चलाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, फिर 3 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आएगा और वो होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 3D स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है,
ये हो जाता है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू, क्योंकि cos थीटा हमें मालूम है, cos थीटा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से π/2 में सब पॉजिटिव आएगा, 0 π/2 जब रहेगा तो 0 आएगा, और π/2 से पाई रहेगा, तो π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? नेगेटिव होगा, सेकंड यहाँ पे क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे हमने एक सवाल भी कर लिया। इसमें हमने सवाल किया, देखा कि ये दिया हुआ था, फिर जब मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक किया ये वाला चीज क्लिक किया। बस इसमें भी तो अशुद्धि था, सब कुछ नहीं था। मतलब क्या एग्जामिनर का क्या चला जाता उसने अगर पाई भी लगा देता तो कुछ नहीं जाता, बट जानबूझ के जो है मेहनत कराना चाहा। ठीक है, एडवांस की प्रॉब्लम है, एडवांस। ठीक है, एग्जामिनर मेहनत कराना चाहता, जेई मेंस में यही सवाल पूछता तो यहाँ पे पाई पे लगा देता, बहुत ज्यादा नहीं खींचता। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा सवाल अगर पूछा गया तो पाई पे ऐसा लगा, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि नेगेटिव होगा, है ना। तो आपने डॉट लिया दोनों का और उसको लेस देन 0 कर दिया, डॉट लिया तरीके से, मैंने डॉट लिया, लेस देन 0 किया। फिर हमने देखा यार पाई तो है ही नहीं, हमने तो पाई के लिए भी निकाल लिया, तो पाई पे जो वैल्यू आ रहा है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। फिर पाई पे मैंने वैल्यू निकाला, पाई पे मैंने वैल्यू कैसे निकाला, पाई पे मैंने वैल्यू ऐसे कॉन्सेप्ट में निकाला, ऐसे दिमाग में लगाया। ये सब चीजें क्लिक नहीं करेगी एग्जाम में फटाफट, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा कि क्लिक नहीं करेगी। कैसे क्लिक करेगी आप बताइए, कैसे क्लिक करेगी? इतना आसान थोड़ी है, मतलब नॉर्मल चीजें थोड़ी है ना। तो हमने देखा कि एक वी वेक्टर है और एक v2 वेक्टर है ना। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जब दोनों के बीच में एंगल होता है तो क्या लिखा जा सकता है? v1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v2 वेक्टर। ठीक है, जब लैम्डा पॉजिटिव होता है तो लैम्डा क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। और दोनों अगर अनलाइक पैरेलल है, बताया था ना, अनलाइक पैरेलल है, तो क्या लिखा जा सकता है? v1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v2 लिखा जा सकता है। लैम्डा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने v1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v2 रखा, बट साथ में इस बात का ख्याल रखा कि लाइक पैरेलल ना हो जाए, मतलब लैम्डा 0 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे इसको लिख दिया और यहाँ से कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व किया, तो मैंने देखा यार टी की दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस आ रही है, एक तो माइनस आ रही है। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि जब टी की वैल्यू अगर प्लस रखता हूँ तो मुझे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या? लाइक पैरेलल हो गया, 180 डिग्री एंगल नहीं हुआ, 0 डिग्री एंगल के लिए हो गया ये। अब 0 डिग्री तो नहीं है ना, 0 डिग्री तो नहीं है। अब यहाँ पे मान लो कि इसी सवाल में ऐसा कर देता, 0 भी देता, तो और मजा आ जाता, तो और मजा आ जाता, नहीं आ जाता मजा? समझ रहे थे? एक सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कितना आउटपुट आप निकाल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बताइए, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर देता तो क्या हो जाता? तो हमें टी की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वाला इसमें इंक्लूड करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? हाँ भैया। क्योंकि यहाँ से 0 पे तो वैल्यू आएगी नहीं, तो 0 पे वैल्यू कहाँ से आएगी? जब लैम्डा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे टी की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर देन 0 होता तो होता, ठीक है, वो इंक्लूड करना पड़ता। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि लैम्डा की वैल्यू जब टी की वैल्यू जब नेगेटिव है तो लैम्डा की टी की वैल्यू यहाँ पे रख रहा, तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो क्या हो रहा है? अनलाइक पैरेलल हो रहा है। अनलाइक पैरेलल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो आंसर है उसमें से हमें पाई पे जो वैल्यू आ रही है, पाई पे वैल्यू क्या आ रही है? -√7/2, वो हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? हाँ भैया।